नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीजीटी बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में। ये पीजीटी बिजनेस स्टडीज के लिए था। इसमें बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें स्टैटिस्टिक्स के और अकाउंटेंसी से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आमतौर पे किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए मेरा कहना यही रहता है सभी को कि आप चाहे पीजीटी कॉमर्स की प्रेपरेशन कहीं के भी लिए कर रहे हैं, जो मेन फोकस है वो तो अपने सिलेबस पे रहना ही चाहिए, जिसमें बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी आते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को भी जरूर रीड करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 70 तक जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल पार्ट है, जीएस पार्ट है, सभी के लिए कॉमन रहता है और मेरा डिस्कशन केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का रहता है। तो उस पे हम स्टार्ट करते हैं। 71 से क्वेश्चन स्टार्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड। द स्कैटर इन ए सीरीज ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। एक सीरीज है, स्टैटिस्टिकल सीरीज है, उसके स्कैटर की यानी कि उसके फैलाव की बात हो रही है। ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड, एवरेज के बारे में इसको कहा क्या जाता है, यानी कि सीरीज में एवरेज से जो फैलाव रहता है, स्कैटर रहता है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं है। स्कैटरनेस जो होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यानी कि फैलाव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से कौन सा डिस्पर्सन का एक एब्सोल्यूट मेजर होता है। रिलेटिव मेजर हो सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजर हो सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजर जो होते हैं वो जो डेटा होता है ओरिजिनल उसी में व्यक्त किए जाते हैं, जबकि जो रिलेटिव मेजर होते हैं वो परसेंटेज में या टाइम्स में मेजर किए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा इनमें से एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्सन का। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है और अगर हम इसका कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो वो रिलेटिव मेजर हो जाता है। नेक्स्ट, बाउलेज कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन। बाउले के द्वारा जो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया गया है वो लाई करता है इसमें से किस रेंज के बीच में, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, -1 एंड +1 के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड इनमें से कौन सा है, पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें एक से ज्यादा। दरअसल प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जिसको कोई रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर अपने आप कलेक्ट करता है, और ऐसा डेटा वो इंटरव्यू के माध्यम से कलेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कर सकता है, क्वेश्चनायर के माध्यम से कर सकता है। तो ये तीनों ही मेथड हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के। नेक्स्ट, हाउ टू शो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। बिजनेस में गवर्नमेंट का रोल इनमें से किस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, न्यूट्रल। कोई गवर्नमेंट बिजनेस के प्रति पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी रह सकती है, न्यूट्रल भी रह सकती है, लेकिन आमतौर पे जो गवर्नमेंट है उसका रोल एक न्यूट्रल रोल रहना चाहिए, ना पॉजिटिव कंप्लीटली ना नेगेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक पार्ट नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। दरअसल इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी देश की पॉलिसी जो वहां की इंडस्ट्री को इंपैक्ट करती हो, प्रभावित करती हो। अब टैरिफ, सब्सिडी, चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा ना हो, और इसलिए सही जवाब ई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड नेचुरल मोनोपोलीज। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री नेचुरल मोनोपोली मानी जाती है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेचुरल मोनोपोलीज होती क्या है। नेचुरल मोनोपोली ऐसी मोनोपोली होती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेचुरली स्टेब्लिश हो जाती है, यानी कि एक कोई बड़ा सेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है, और कुछ नेचुरल एडवांटेज उसके पास होते हैं जिस वजह से बाकी कोई कंपटीशन में नहीं आ पाता है। तो आमतौर पे ये जो लार्ज
इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वाटर से रिलेटेड आमतौर पे जो सर्विसेज होती हैं, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे देनी होती है, उनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो आमतौर पे ये नेचुरल मोनोपोलीज कही जाती हैं। जैसे भारत में इंडियन रेलवे, क्योंकि अगर कोई दूसरा रेलवे बनाना चाहेगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलल बिछाना पड़ेगा जो बहुत कॉस्टली होगा, तो आमतौर पे एक ही संस्था ऐसे मामले को डील करती है ताकि वो कम कॉस्ट में होता रहे। अगर दूसरा करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाती है और इस वजह से वो चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। Which of the following bodies was predecessor to WTO? इनमें से कौन सी संस्था ऐसी है जो WTO से पहले उसकी जगह पे काम करती थी? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट काम करती थी ओरिजिनली, और वही 1995 में WTO बन गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भारत में एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो ह्यूमन होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना ताकि वो कैपिटल फॉर्मेशन की तरह काम करे। तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का एक उदाहरण है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये सभी जो रोजगार योजना है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के उदाहरण, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, पर डे कैलोरी एस्टिमेट और पावर्टी फॉर रूरल इकोनॉमीज इज? रूरल इकोनॉमी के लिए इंडिया में पर डे कैलोरी एस्टिमेट कौन सा माना जाता है, यानी कि जो ये चीज डिफाइन करता है कि यहां से पावर्टी मानी जाएगी, इससे ऊपर अगर कोई कंज्यूम करता है तो वो पावर्टी से ऊपर, और इससे नीचे है तो वो बिलो पावर्टी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लेस देन 2400। ये रूरल के लिए लेस देन 2400 और अर्बन के लिए लेस देन 2200 रहता है। नेक्स्ट, which of the following theories suggest that firms seek to penetrate new market over time? इनमें से कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है कि फर्म पेनेट्रेट करती है न्यू मार्केट में ओवर टाइम, धीरे धीरे पेनेट्रेट करना स्टार्ट करती है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। नेक्स्ट, डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग का इनमें से क्या मतलब है यह बताना है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट, यानी कि अपने स्वयं के गृह देश में जो कीमत है उससे भी कम कीमत पे दूसरे देश में सामान को बेचना, ताकि दूसरे देश के मार्केट को अपने अंडर लाया जा सके, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस जमाया जा सके, उसके लिए डंपिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ, इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में अंतर होता है इनमें से किन कारणों से? कौन से कारण हैं जो इस अंतर को बताते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से एक से ज्यादा। दरअसल डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी डिफर करती हैं किसी देश की दूसरे देश से, इसलिए ये दोनों व्यापारों में अंतर मिलेगा। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की भी कुछ इमोबिलिटी रहती है, यानी कि सारे के सारे साधन किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं एक से दूसरे देश पे, इस कारण से भी डोमेस्टिक ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड से अलग हो जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, सरकार की पॉलिसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जो पॉलिसी रहती है वो क्या कहलाती है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है कॉमर्शियल पॉलिसी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, अब आपको ये रिलेटेड फंक्शन की पहचान करनी है स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज कई फंक्शन होते हैं उसके, उनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको स्पष्ट करता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी
टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, इस काम के माध्यम से लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, मार्केटेबिलिटी, तो इस वजह से ही लोग जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फयोल व्हिच एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। इनमें से उस प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट का उस प्रिंसिपल को सजेस्ट करना है जो हेनरी फयोल ने दिया, यानी कि उस प्रिंसिपल की पहचान करनी है जो हेनरी फयोल ने दिया है, और जिस प्रिंसिपल का ये कहना है कि देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स, गुड सुपीरियर होने चाहिए हर लेवल पे, क्लियर और फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनल्टीज के, यानी कि कोई पेनल्टी अगर लगती है तो उसका भी जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए, न्यायकारी उसका प्रयोग होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल इस बात को कहता है, एडवोकेट करता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से वो कोई प्रिंसिपल नहीं है। दरअसल जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है हेनरी फयोल का, वो इस बात को कहता है डिसिप्लिन मेंटेन करने को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी? इनमें से कौन सा टाइम स्टडी का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। जो टाइम स्टडी होती है वर्क स्टडी का एक हिस्सा होती है, और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने प्रोवाइड की है, ये उनकी एक टेक्निक है। तो टाइम स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं ये बताना है, तो एक से ज्यादा। अब देखते हैं, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टडी का, जिससे हमें ये पता चल जाए कितने समय में कोई काम समाप्त होता है, तो काम करने के लिए कितने वर्कर की जरूरत होगी। टू फॉर्मुलेट सूटेबल इंसेंटिव स्कीम, इसके माध्यम से सूटेबल इंसेंटिव स्कीम बन सकती है। टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, इससे लेबर कॉस्ट का भी पता चलता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक इंक्लूड, वर्क स्टडी टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड करता है इनमें से किस किस को? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, और एक चौथा इनके अलावा होता है मेथड स्टडी। ये चारों वर्क स्टडीज कहे जाते हैं। नेक्स्ट, एसके सिंह वांट्स टू इंक्रीज द स्केल ऑफ हिज बिजनेस बाय 15% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। एसके सिंह चाहते हैं कि उनका बिजनेस नेक्स्ट क्वार्टर में 15% इंक्रीज करे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। इन लाइंस में प्लान का एक टाइप है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब कोई क्लियर कट टारगेट होता है जो हमें अचीव करना है तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर यूजेस फाइल फोर्सेस फ्रॉम विद इन द ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल। हमें इनमें से लीडरशिप का वो स्टाइल आइडेंटिफाई करना है जिसमें सुपीरियर यूज करता है कि विद इन द ग्रुप, उनके अंदर से जो फोर्स है वो काम करे कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि ग्रुप के अंदर से ही स्वयं भावना आए और वो इस्टेब्लिश करें कंट्रोल अपने आप में। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। अब प्रॉफिट यहाँ पे शेयर करने की आवश्यकता नहीं है किसी के साथ, तो ये कौन सी संस्था को रेफर करता है ये स्टेटमेंट, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट अकेले ओनर का होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा सिद्धांत फॉलो होता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, वन मैन वन वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉलो होता है वन मैन वन वोट, और एक कंपनी में फॉलो होता है वन शेयर वन वोट। नेक्स्ट, द कर्ता इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता के पास इनमें से कौन सी फीचर होती है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था, कब पास हुआ था यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1989 में बना था SIDBI एक्ट, और उसके माध्यम से सेटअप हुआ सिडबी एक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
वाज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई? ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1919 में, 1919 में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी का जो पहला चेयरमैन था, फर्स्ट चेयरमैन था, वो कौन था? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस ए दवे पहले चेयरमैन थे सेबी के। नेक्स्ट, डैश इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत का? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक में ही मर्ज हो गया है। द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज? अब भारत में जो पहला बैंक इस्टेब्लिश हुआ वो कौन सा था? यहाँ पे फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश की बात हो रही है, भारतीय बैंक की बात नहीं हो रही है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट इज साइन ऑफ रुपी इज ए? रुपी का साइन इनमें से क्या है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। देवनागरी लेटर और रोमन लेटर आर और देवनागरी का लेटर रा, इन दोनों का मिक्स है साइन। नेक्स्ट, इफ द प्रपोज्ड नॉमिनल कैपिटल इज मोर देन ₹25 lakhs एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर नॉमिनल कैपिटल किसी संस्था की 25 लाख रुपए है इनकॉर्पोरेशन के समय, निर्माण के समय, देन द कंपनी नीड्स टू सबमिट डैश अलोंग विद द एप्लीकेशन, तो कंपनी को एप्लीकेशन के साथ ये भी सबमिट करना पड़ता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज? एक गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें 51% से कम नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल किसका? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या इन दोनों में मिलकर के मिक्स तौर पे भी हो सकता है। तो ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है किसके? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, नेट सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इनमें से किस चीज का? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज्यादा। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, मैनेजर्स के लिए कॉस्ट और इनकम की जानकारी देता है। कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, कंपनी के टैक्स की लायबिलिटी का भी पता चलता है। एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी पता चलता है। तो इसलिए डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, आइडियल वैल्यू ऑफ करंट रेशियो, ये आइडियल है। आइडियल वैल्यू ऑफ करंट रेशियो इज, करंट रेशियो की आइडियल वैल्यू क्या मानी जाती है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, 2:1। 2 का मतलब करंट एसेट, यहाँ पे 1 मतलब करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अगर करंट लायबिलिटी से डबल है तो ये आदर्श अनुपात माना जाता है। उसका कारण ये है कि अगर करंट लायबिलिटी पे भी करनी पड़ जाए तो भी आधी करंट एसेट हमारे पास बची रहेंगी, तो इसलिए ये एक अच्छा रेशियो माना जाता है, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं लेकिन इंटेंजिबल दिखाई नहीं देती हैं, बट ये प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती हैं, इनकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो? इनमें से लिक्विडिटी रेशियो के डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 2 and 5। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताते हैं। करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है और इसके अलावा एसिड टेस्ट रेशियो भी एक लिक्विडिटी रेशियो है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, सही है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इनको पढ़ के देख लें कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला है, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम प्लेज ए वाइटल रोल इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सही बात है कि जो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम है
एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। वैल्यू गिव्स द रियल मीनिंग टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एफर्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, if 2x equals to 3y and 4y equals to 5z, then what is the value of x ratio z? अगर 2x बराबर 3y के है, 4y बराबर 5z के है, तो x रेशियो z की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको लिख लेंगे 2x और 3y को, जो इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 2x इक्वल्स टू 3y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 और बराबर हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, x इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा y/x। ये एक समीकरण बन गया। ऐसे ही इसको 4y इक्वल्स टू 5z को भी बदलते हैं, 4 के नीचे इधर 5 आ जाएगा, y इधर नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 इक्वल्स टू z/y। अब इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 2/3 इंटू 4/5 बराबर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बराबर रहेगा ये y/x इंटू z/y। y से y कट गया, इधर ये आ जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 2 4 8 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा z/x की। अब इसका ही रेशियो बन गया, इसको हम 8/15 कहें या 8:15 कहें, इसको z रेशियो x कहें या z/x कहें, एक ही बात है। और x यानी कि 15 का रेशियो है तो z का 8 का रेशियो है, तो बस ये x रेशियो z निकालना है हमें। अब x को 15 यहाँ पे रिलेट कर रहा है और z को 8 रिलेट कर रहा है, तो 15 रेशियो 8 आ जाएगा, और जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, if AB ratio A plus B ratio B plus C ratio C plus A equals to 7:4:5 and A plus B plus C equals to 16, then A square plus B square plus C square ratio AB plus BC plus CA is equal to, वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो ये हालांकि लेंदी कैलकुलेशन है, इसको मैं अलग से दिखा देता हूं। इनका रेशियो जो है, इसमें हम 7 4 5 इनका रेशियो इन तीनों के रेशियो के इक्वलेंट है, तो इनकी वैल्यूज को हम एक के लेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये मानते हैं कि ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। इस एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ये रेशियो मेंटेन रहेगा। यहाँ पे भी के यानी कि एक बराबर वैल्यू से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ को, तो रेशियो बराबर रहना चाहिए जो रेशियो इनका है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेट a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर होगा 7 के प्लस 4 के प्लस 5 के, इनके ये बराबर रहेगा। नाउ अब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जब इन सबको प्लस करेंगे हम तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे और ये a 2 बार प्लस हो जाएगा, b 2 बार आ जाएगा, c 2 बार आ जाएगा, तो इससे ये बन जाएगी इक्वेशन 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 16, क्योंकि ये 7 के 4 के और 5 के का टोटल हो जाएगा, तो ये 16 के आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो 2 कॉमन ले लिया, ये रह गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 के। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और ये 2 इधर आ जाएगा, 16 के नीचे आ जाएगा, तो 16 के डिवाइडेड बाई 2,
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8k। इस तरीके से पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16k है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब इनकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 16। इसका मतलब 8k बराबर 16 आ जाएगा। तो 8k बराबर 16 आ गया और इसको हम लिख सकते हैं k बराबर 16 अपॉन 8 हो जाएगा। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली k बराबर 2k आ जाएगा। k बराबर 2k आ गया। अब हम a प्लस बी बराबर 7k, या k का मतलब 2 है तो 7 इंटू 2 14 भी आ सकता है, ये एक इक्वेशन बन गई। b प्लस सी बराबर 4k के है यहां से, तो ये बराबर हो जाएगा 4k का मतलब 4 इंटू 2k 2 आया है तो 8 आ गया। ऐसे ही c प्लस ए बराबर 5k और k का मतलब 2 आ गया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। a प्लस बी बराबर 14 है, b प्लस सी बराबर 8 है और c प्लस ए बराबर 10 है। अब आगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड डिडक्टिंग इक्वेशन 3। अब इसको 1 को और 2 को ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और माइनस करते हैं माइनस सी प्लस ए को। तो इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर 14 प्लस 8 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तीसरे वाला माइनस कर दिया तो 14 प्लस 8 माइनस 10 कर दिया। या इसको हम लिख सकते हैं, अब a प्लस बी प्लस सी को जब करेंगे तो ये a प्लस और बी दो बार प्लस हो रहा है तो 2b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, यानी कि a प्लस 2b प्लस c और माइनस c, और ये भी माइनस ए हो जाएगा ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस सी माइनस ए बराबर आ जाएगा 14 प्लस 8 22 माइनस 10 हो जाएगा तो 12 के बराबर आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं a से ये एक कट जाएगा प्लस माइनस का, c से c कट जाएगा, बचेगा केवल 2b बराबर आ जाएगा 12। तो 2b बराबर 12 या b बराबर आ जाएगा 12 अपॉन 2 यानी कि 12 अपॉन 2 तो 6 आ गया। तो b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू 6 आ गई। अब b की वैल्यू हम a प्लस बी में अगर रख देंगे तो a की वैल्यू निकल आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन 1 में a प्लस बी इक्वल्स टू 14, तो a प्लस बी बराबर 14 है, b की वैल्यू 6 है हमारे पास, तो इसका मतलब a की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसे ही b प्लस सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 8 है। अब b की वैल्यू हमारे पास गिवन 6 आ चुकी है तो b की वैल्यू 6 रखेंगे तो c निकल आएगा हमारे पास 2। तो इस तरह तीनों आ चुके हैं हमारे पास, a 8, b 6 और c 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ एबीसी। अब एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे हम पूरे इस समीकरण में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब जो ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है गिवन यहाँ पे, ए की वैल्यू आई है 8, तो 8 8 64 आ जाएगा ए स्क्वायर। बी की वैल्यू आ जाएगी, ये ए स्क्वायर है, इसको इग्नोर कर दें, ये गलत लिख गया है, और ए स्क्वायर है यहाँ पे, ये गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टाइपिंग का एरर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसका हमें करना, बस ए पे फोकस करें। ए की वैल्यू आई है हमारी 8, तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाता है। बी की वैल्यू हमारी जो आई है 6, उसका स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। सी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगा। ऐसे ही इधर ये ए बी का मतलब ए इंटू बी, तो ए 8 इंटू बी 6 48 आ जाएगा। बी इंटू सी, तो बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 2 12 आ जाएगा। सी इंटू ए, सी की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 8 16 आ जाएगा। बस अब इनको प्लस कर देना, 64 प्लस 36 प्लस 4, और इधर इनको प्लस कर देना है तो ये आ जाता है 104 रेशियो 76, और इनको फिर डिडक्ट कर देना है तो ये आ जाएगा 26 और ये 19, और इस तरह सही जवाब आ गया ऑप्शन ए 26 रेशियो 19। नेक्स्ट, अरुण रेज द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स बाय 40%। अरुण ने अपना प्राइस रेज कर दिया 40% किसी आइटम का। हाउ मच डिस्काउंट शुड ही गिव सो एज टू सेल द प्रोडक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। अब वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे बेचना चाह रहा है तो उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। दरअसल उसका प्राइस जो था, मान लो अगर वो 100 था
और उसने 40% वैल्यू बढ़ा दी, तो इसका मतलब उसने 40% इसकी बढ़ा के जो प्राइस था वो लिख दिया इस पे 140। अब वो कितना डिस्काउंट दे कि 100 रुपए पे ही बिक जाए, यानी कि 40 रुपए का डिस्काउंट उसको देना है। तो 40 रुपए 140 का कितने परसेंट है, यही निकालना है। तो 40/140 इंटू 100 करना पड़ेगा। बस इसको कैलकुलेट कर लें और देखें कितना आ जाता है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब आएगा वो इनमें से कोई परसेंटेज बैठ नहीं रही है, इसकी परसेंटेज निकलेगी, ये आता है 28.57 कैलकुलेट करने पे। तो इसका मतलब इनमें से कोई वैल्यू सही नहीं है और ई इसका सही जवाब हो जाएगा, ई नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, देयर इज ए 10% डिस्काउंट ऑन ए डजन पेयर ऑफ ट्राउजर्स। एक डजन पेयर ट्राउजर्स हैं जिन पे 10% डिस्काउंट है, मार्क्ड एट ₹8,000। जो मार्क है यानी कि जिनका जो प्राइस लिखा हुआ है वो 8,000 रुपीज है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स कैन बी बॉट विद 2400? अगर हमारे पास 2400 रुपीज है तो कितने पेयर ट्राउजर के हम बाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखें 8,000 रुपए प्राइस है, इस पे 10% डिस्काउंट अगर लगाएंगे 8,000 का 800, तो वैल्यू बचेगी 7,200। अब 7,200 पे एक डजन पेयर ट्राउजर्स हैं, तो डजन यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो वन पेयर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि कितने का मिलेगा। तो 12 से इसको डिवाइड करें 7,200 को, तो ये आ जाएगा 600। अब 600 रुपए में एक पेयर हमें मिल रहा है, हमारे पास रुपए कितने 2400, तो 600 से डिवाइड कर देंगे, 600 से डिवाइड कर देंगे 2400 को, और ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू। डेप्रिसिएशन जनरेट होता है किस कारण से? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, वियर एंड टीयर से डेप्रिसिएशन बनता है, बाकी ये डेप्रिसिएशन के कारण में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेस्ड ऑन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जब, तो क्या बेस रहता है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो होती है बुक्स में दिखाई देती है, उस पे लगता है डेप्रिसिएशन। इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज, सही जवाब है ऑप्शन सी 100। आमतौर पे 100 को बेस ईयर का इंडेक्स माना जाता है। नेक्स्ट, फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द। फिशर का मेथड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का बेस्ड है इनमें से किस पे? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्योमेट्रिक मीन पे। नेक्स्ट, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ भारत में? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। जीएसटी के रेट एप्लीकेबल कौन कौन से हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, 0%, जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। बाकी जो रेट है वो 5%, 12%, 18% एंड 28%। व्हाट डज आई इन द आईजीएसटी स्टैंड फॉर? जीएसटी में ही जीएसटी का एक टाइप होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी में जो आई है उसका मतलब क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लगता है जब कोई ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है, तो आईजीएसटी लगता है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे जहां पर, तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइंस इंटरसेक्ट। जब सेल और टोटल सेल बराबर हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, यानी कि सेल वैल्यू और टोटल कॉस्ट। एट ब्रेक इवन पॉइंट स्लोप ऑफ सेल्स लाइन इज इक्वल टू। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स लाइन की स्लोप है वो बराबर होगी किसके? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल, यानी कि जो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल सेल जब ये बराबर हो जाते हैं वहीं पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। नेक्स्ट, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है एंड देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग, और अगर वहां पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है उसकी पहचान करनी है, और इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, 10.38%। अब इसको निकालने का फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट
निकालने का ऐसे केस में 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है यहां पे 10% है, तो 10% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन एन का मतलब है यहां पे कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, तो वो कह रहे हैं क्वार्टरली कंपाउंड, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10% अपॉन 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको 4 टाइम्स और जितना भी पीरियड निकल करके आएगा इसमें से -1, ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा। 1 प्लस 10% अपॉन 4, 10% को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2.5% आ जाता है, यानी कि ये आ जाएगा 1 प्लस 2.5% और अपॉन 4 -1। अब 2.5% निकालना है आपको कि 2.5% को क्या कहते हैं, ताकि हम 1 में ऐड कर सकें। 1 में तब ऐड करेंगे जब इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2.5% यानी कि 2.5 अपॉन 100, और 2.5 अपॉन 100 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.025, यानी कि, और इसको 4 टाइम्स फिर -1। अब 1 प्लस 0.225 आ गया, 1 प्लस 0.025 का मतलब आ गया ये 1.025, यहां पे लिख देता हूं फ्रेश 1.025, और इसको करना है 4 टाइम्स -1, तो इसका 4 टाइम्स निकालना है, 4 बार इसको गुना करें। अगर टाइम होगा तो रफ में आप सीधे भी कर सकते हैं, 1.025 को 1.025 से गुना करें, फिर जो आए उसको फिर इतने से ही गुना करें, फिर जो आए फिर इतने से ही गुना करें, तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी आपके पास। ये वैल्यू कैलकुलेट करके 1.1038, उसके बाद जो आएगी इग्नोर कर सकते हैं। अब हम इसमें 1.1 है तो माइनस करेंगे 1 माइनस हो जाएगा तो ये रह जाएगा केवल 0.1038, और अब इसको हम परसेंटेज में अगर देखेंगे तो ये रह जाएगा 10.38, तो सही जवाब ऑप्शन ई। नेक्स्ट, present value tables for annuity cannot be straight away applied to varied stream of cash flows. This statement is, ये स्टेटमेंट इनमें से क्या है? वो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो होती है एन्युटी टेबल्स में, उनको हम स्ट्रेट अवे अप्लाई नहीं कर सकते वेरिड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, मतलब जब कैश फ्लो की स्ट्रीम ऐसी हो कम ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ट्रू, सही बात है, नहीं कर सकते। ये तभी यूज होती है जब एन्युटी, जब इक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट में ये इनमें से शामिल नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए डिसऑनेस्टी। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार व्यवहार के नियम, तो डिसऑनेस्टी नहीं हो सकता कोड, रूल, मॉरलिटी, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट के हिस्सा रहते हैं। नेक्स्ट, the economic activity in which specialized knowledge is required is, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं प्रोफेशन। नेक्स्ट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर करता है इनमें से क्या? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, कम कॉस्ट में गोल अचीव हो जाए, टाइमली अचीवमेंट हो जाए गोल्स का, एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, ये संभव बनाता है एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मैनेजमेंट का वो फंक्शन जिसका संबंध होता है सही व्यक्ति को सही काम पर लगाने से
क्या होता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टाफिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यह वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बाइंड करता है, बांधता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेसेस। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स अलाउड होते हैं, इनमें से क्या? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। देखिए, आमतौर पे पार्टनरशिप में जो प्रीवियस रूल्स थे कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जब अप्लाई होता था, तो उस समय नॉर्मल एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 20 हो सकते थे और बैंकिंग में 10 हो सकते थे। लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 बनने के बाद ये लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं। अब चाहे कोई बैंकिंग फर्म है, चाहे कोई नॉन बैंकिंग फर्म है, सभी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। तो 50 ज्यादा से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट में जो लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम 100 दी गई है। साथ ही उसमें कहा गया है कि या वो लिमिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 तय कर दिए हैं, तो 50 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग फर्म है, चाहे वो कोई अन्य फर्म है। तो यहाँ पे ई जवाब सही रहना है। अगर पुराना रूल मानते हैं तब भी ई सही रहेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इनमें से कौन सी है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन। कोऑपरेटिव प्ले करती है इंपोर्टेंट रोल इनमें से किस में? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट, ईओयू स्टैंड्स फॉर। ईओयू का फुल फॉर्म क्या है, केवल यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। नेक्स्ट, द एमएसएमईडी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। एमएसएमईडी एक्ट ये कब एग्जिस्टेंस में आया, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अक्टूबर 2006 में। नेक्स्ट, ISO 9000 इज कंसर्न्ड विद। ISO 9000 संबंधित है किससे? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वालिटी से। नेक्स्ट, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर 5 years to 10 years इज नोन एज। अगर 5 साल से लेकर 10 साल तक की कोई एग्जम्पशन मिलती है, छूट मिलती है टैक्स पे करने से, तो इसको क्या कहा जाता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इसको कहा जाता है टैक्स हॉलीडे। नेक्स्ट, एनएसआईसी वाज सेटअप इन। एनएसआईसी कब सेटअप हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, और ये स्थापना की गई थी 1955 में, 1955 में। Which one of the following is not amongst India's major trading partners? इनमें से कौन सा भारत का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में, यानी कि जो टॉप पार्टनर्स है उनमें नहीं आता है। यूएसए, यूके, यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना, ये सब मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्रीज। मैन्युफैक्चर करना और ट्रेड करना एक देश के स्वयं की बाउंड्रीज से बाहर, ये क्या कहलाता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फॉरेन ट्रेड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट नहीं है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, कस्टमर। दरअसल कोई भी जो बिजनेस होता है तो उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, 4 फैक्टर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वाज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दी? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट,
व्हाट इज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सटीक है नहीं, सही जवाब ई है। दरअसल ये इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तभी जा सकता था जब किसी ईयर से ये अटैच होता कि 2014 में क्या 2024 में क्या कितना परसेंट रहा था, 23 में कितना रहा था, 22 में कितना रहा, 25 में कितना रहने वाला है। इस तरह से ये बताया जा सकता है और एब्सोल्यूट परसेंटेज में रहता भी नहीं है। ई इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सिल्क रूट वाज बिटवीन, सिल्क रूट किस किस के बीच में था? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना एंड रोम। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज डब्ल्यूटीओ फॉर्म, डब्ल्यूटीओ किस वर्ष बनाया गया? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में ये एग्जिस्टेंस में आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज गेट फॉर्म्ड, गेट कब बना था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये 1947 में गेट बना था, 1947 में। नेक्स्ट, ई इसका सही जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ओन्ड फंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात हो रही है। ओन्ड फंड कौन कौन से होते हैं यह पूछा गया है, यानी कि ओनर्स फंड। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इक्विटी शेयर कैपिटल भी ओनर्स का फंड होता है, रिटेन्ड अर्निंग भी ओनर्स का फंड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ओनर्स का ही फंड होता है। नेक्स्ट, कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर ए पीरियड अप टू, जनरली कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं किस पीरियड के लिए? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। जनरली 3 साल तक के लिए होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन, IFCI कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, जुलाई 1948 में। नेक्स्ट, ADRs आर इशूड इन, ADRs कहां पे इशू होते हैं? ADR की फुल फॉर्म ये है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, USA में। नेक्स्ट, बोथ सेलर एंड बायर आर बिजनेस फर्म्स, सेलर और बायर दोनों ही बिजनेस फर्म्स हैं। अंडर डैश टाइप ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स के कौन से ट्रांजेक्शन के टाइप में इन तीनों में से बताना है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, B2B कॉमर्स। जब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स होता है, खरीदने वाला भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेचने वाला भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक फर्म का रिकॉग्निशन है इनमें से किस चीज को लेकर के? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, सोशल ऑब्लिगेशन। जब कोई कंपनी, कोई फर्म अपना सोशल ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करती है, उसकी पहचान करती है, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक लॉजिक होता है। तो ये थे कॉमर्स के क्वेश्चंस, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। हालांकि ये बिहार का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर बिहार की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप चाहे यूपी का हो, चाहे MP का हो, चाहे दिल्ली का हो, KVS का हो, NVS का हो, सभी के क्वेश्चन पेपर्स महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि जो पेपर सेटर्स होते हैं वो उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही चुनते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगभग वही होते हैं, और इसीलिए प्रीवियस पेपर्स की स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जितना संभव हो सके उतने ज्यादा आप प्रीवियस पेपर्स पढ़िए, कहीं से भी उनके वीडियोस देखिए, समझिए, एनालाइज करिए क्वेश्चंस को, और उन्हीं क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाइए। क्रूशियल नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस हम लाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादातर स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लाया जाए। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं, कुछ लोग हिंदी में भी चाह रहे हैं, तो हिंदी में भी लाएंगे क्वेश्चंस। हिंदी में अलग से सीरीज भी हमारी चल रही है बाइलिंगुअल, वो भी आप देख सकते हैं। PGT कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड नाम से जो बुक है, उसकी एक्सरसाइज के 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और उनके अराउंड 1500 के करीब क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में। आप जाएंगे तो वहां पे MCQ प्रैक्टिस के लिए एक प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, प्रीवियस पेपर्स की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, और PGT कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। आप उसमें से जाके देखें, तैयारी के लिए बेहतर और काफी मटेरियल, सफिशिएंट मटेरियल आपको इनमें से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।